Hello everyone, so I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. हमने चैप्टर 2 का यूनिट 3 यानी कि सप्लाई स्टार्ट किया है ऑलरेडी एंड वी हैव सीन फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मीनिंग ऑफ सप्लाई हमारा हो चुका है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। अभी जो आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इट इज मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, या इसी को बोला जाता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, या इसी को ही हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और सेकेंड जो है 3.5 शिफ्ट इन सप्लाई कर, यानी कि और इसी का दूसरा नाम है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये नाम क्या बता रहे हैं आपको एग्जैक्टली। ठीक है, सो लिखो आज का टॉपिक, लिखो 3.4 एंड 3.5 एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसी का दूसरा नाम क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड quantity supplied या इसी का तीसरा नाम है मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, ये है बेसिकली हमारा 3.4 वर्सेस ये हमारा 3.5। ये जो दो है पहले एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए यहाँ पे नाम है, और दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज और, एक काम करता हूँ मैं, ये ऊपर ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे करते हैं वर्सेस। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कंपैरिजन में। ये दोनों के लिए क्या बोला? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें क्वांटिटी पे ध्यान देना है आपको, क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ये डिफरेंस है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। इसके लिए एमसीक्यू में भी यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोला है या क्वांटिटी सप्लाइड बोला है। ये क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देना है आपको, नहीं तो बाकी वर्ड सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। बस यहाँ पे क्या कर दिया, क्वांटिटी सप्लाइड कर दिया, यहाँ पे इन सप्लाई कर दिया। और मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व जो है उसको यहाँ पे बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमने डिमांड में भी देखा था ऑलरेडी। ये क्यों होता है? इट हैपन्स as a result of change in price, यहाँ पे लिखो it happens as a result of change in, यहाँ पे देखो जैसे हमने डिमांड के अंदर दो पार्ट बनाए थे डिटर्मिनेंट्स के, एक प्राइस
और एक प्राइस छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स। तो प्राइस की वजह से अगर कोई चेंज हुआ डिमांड के अंदर, तो हमने उसको बोला था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट इन, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। और प्राइस छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट थे हमारे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके वजह से अगर कोई चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोला था हमने, उसको बोला था हमने इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इन द सेम वे, इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पे प्राइस की वजह से जो चेंज होगा सप्लाई के अंदर, इट विल बी कॉल्ड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, या इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और प्राइस छोड़ के बाकी जो सारे डिटर्मिनेंट्स है, उनकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसको बोला जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। गेटिंग मी और नॉट? करेक्ट। चलो, तो लिखो आगे। इट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, डिमांड नहीं आएगा यहाँ पे, चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस, एक्सेप्ट प्राइस। इतना लिख के रुक जाओ तो चलेगा क्या? मुझे ये बताओ, एक्सेप्ट प्राइस अगर लिख दिया मैंने और रुक गया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके अंदर और एक दो जगह प्राइस बढ़ा है। क्या, कहाँ पे आया ये? प्राइस ऑफ द गुड, करेक्ट। सेकंड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, डिटरमिनेंट्स ओपन करके देखो। थर्ड, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है या नहीं? दिखा दो क्या? एक सेकेंड। ये देखो, ये आ गया डिटरमिनेंट्स। पहला क्या था? प्राइस ऑफ द गुड। दूसरा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीन जगह वर्ड आया ये प्राइस। तो मैं अगर एक्सेप्ट प्राइस लिख दूं तो क्या मतलब हो जाएगा कि ये तीनों भी नहीं, मतलब ये चौथा, पांचवा और छठा। चौथा क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। पांचवा, गवर्नमेंट पॉलिसी। छठा, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। सातवां, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एंड आठवां, नंबर ऑफ सेलर्स। तो इसकी वजह से चेंज अगर आ गया तो उसकी वजह से हो गया। ऐसा होगा कि ना, इसके अंदर सिर्फ 4 to 8 नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज आया और उसका इफेक्ट अगर सप्लाई पे पड़ता है, और उसके वजह से अगर कोई भी चेंज आता है सप्लाई के अंदर, तो फिर उसको बोला जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो इसलिए सिर्फ मैं प्राइस लिख के अगर छोड़ दूंगा तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा आगे चल के। इसके लिए पूरा लिखना है एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द गुड। ये इतना सब कुछ स्टोरी ये सब बता के क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको याद रहे। नहीं तो मैं तो यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकता था पूरा, एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द गुड, बट वो आपके दिमाग में इतना छप नहीं जाता ना कि हमने जानबूझ के पूरा लिखा है करके, राइट? तो वी हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है। जैसे कि क्या क्या रहेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर टाइप ऑफ मार्केट, राइट, टाइप ऑफ मार्केट एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच,
छठा इसके अंदर आता है नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स। एक बज गया अपना, क्या रह गया? एक कौन सा छोड़ दिया हमने? ये ले लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन। ये नेचर ऑफ कंपटीशन हमने टाइप ऑफ मार्केट लिखा ना, ये एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक सेकंड, ये टाइप ऑफ मार्केट नहीं है, ये नेचर ऑफ कंपटीशन, एक्चुअली वही चीज़ है। अल्टीमेटली तो अंदर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली यही देख रहे हैं अपन, टाइप ऑफ मार्केट ही है वो, वही लिख लेंगे, और क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना। यहाँ पे लिखो नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ मार्केट, नंबर ऑफ सेलर्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर कोई भी चेंज आता है तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? और क्या होने के बाद में चेंज आएगा? तो क्या होने के बाद क्या चेंज आएगा? जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो सप्लाई बढ़ेगा या नहीं? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी खराब हो गई, टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर देखा है, राइट? सॉरी, सप्लाई के अंदर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर ऑलरेडी हमने वो देख लिया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली? यहाँ पे होता है सप्लाई, है ना? यहाँ पे भी क्या होगा? सप्लाई। यहाँ पे होगा प्राइस। ठीक है, तो नॉर्मली सप्लाई कर्व ऐसे जाएगा, ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा सी, और यहाँ पे दो सप्लाई कर्व बनाएंगे हम। ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लो सी, ये पॉइंट ले लो डी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लेना है, ये पॉइंट ले लो डी। लॉजिक क्या है इसका? सेम प्राइस होनी चाहिए, सेम प्राइस है लेकिन सप्लाई के अंदर बदलाव आ रहा है, ये अपने को नोट डाउन करना है यहाँ पे। करेक्ट, प्राइस सेम है बट सप्लाई में बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई अदर फैक्टर में चेंज आ गया, ना कि प्राइस में। बराबर, लिखो यहाँ पे प्राइस। आप बोले सर प्राइस का तो नहीं है ना, यहाँ पे प्राइस छोड़ के अदर फैक्टर्स में चेंज आया, तो वाई एक्सिस पे प्राइस क्यों लिख रहे हो आप? अरे हमको यही देखना है, अदर फैक्टर्स की वजह से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है ना, तो प्राइस सेम रहने के बावजूद सप्लाई बदल गया, वही तो देखना है अपने को, कि प्राइस सेम है यहाँ पे, है ना? ए से बी पे जब गया सप्लाई तो प्राइस सेम है, राइट और रॉन्ग? प्राइस इतना ही है, राइट? प्राइस यही है हमारा। यहाँ पे भी सी से जब डी पे गया सप्लाई तो प्राइस यही है, बट स्टिल सप्लाई चेंज हो रहा है, वही तो देखना है। इसके लिए वाई एक्सिस पे प्राइस जरूरी है ना, गेटिंग में। चलो यहाँ पे लिखो, चलो लिखो हियर, हियर द चेंज इन quantity supplied can be represented
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या एक्सप्रेस्ड ऐसा लिखो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट फ्रॉम A to B or A to C or C to B, correct, which is on same supply curve, on same supply, ठीक है। आगे लिखेंगे this movement is caused due to price change, due to price change, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखना है अभी ऑब्जर्व points A and B. The price is same. But supply has increased. प्राइस सेम है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ गया, करेक्ट, इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन प्राइस। मतलब ही क्यों बदला हो, क्योंकि देयर विल बी अ चेंज इन सम अदर डिटरमिनेंट एक्सेप्ट प्राइस, करेक्ट, बट द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू some other determinant except price of the good, and therefore it is shift in सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो गया ना हमारा सीधा सीधा, राइट। सो पहले मैं ये सप्लाई कर्व पे हूँ, राइट, ये जब पॉइंट ए की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से इधर गया, क्या हो गया, मेरा सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो गया इन स्पाइट ऑफ प्राइस बीइंग सेम, करेक्ट। यहाँ पे वैसे ही सीडी के केस में प्राइस सेम है मेरी, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, हाँ अभी देखो प्राइस एकदम सेम है, स्टिल सप्लाई इंक्रीज हो गया, सी से डी पे गया। आप बोले सर कैसे पता चल रहा है सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि सी पे सप्लाई इतना है ना, सप्लाई एक्स एक्सिस पे देखना पड़ेगा, वाई पे नहीं, और डी पे इतना है, मतलब यहाँ से यहाँ गया ना सप्लाई, तो बढ़ गया वो, तो सी से डी पे जा रहे हैं मतलब सप्लाई बढ़ गया, बट देर इज नो चेंज इन प्राइस, तो स्टिल सप्लाई बढ़ गया। मतलब ही क्या है यहाँ पे बच्चों, इसी का मतलब ये होता है कि देर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई का, राइट। नीचे लिखो इन सिमिलर वे, we can observe shift from C to D or D to C, correct, C to D or D to C. Getting me or not? समझ आ रहे, चलो मॉडल देखना है क्या, अभी ये लिख लिया क्या आपने, एक बार दिखा दो ऊपर से पूरा देख लो, अगर कहीं कुछ छूट गया होगा तो पॉज करो, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको नीचे लेता हूँ,
कुछ भी अगर बाकी होगा तो पॉज कर लो, चलेगा। मॉड्यूल देखना है, मॉड्यूल में वैसे कुछ खास नहीं है इसमें तो, बट स्टिल हम देख लेंगे एक बार। हम्म, चलो ये देखो, शिफ्ट इन सप्लाई कर, एक सेकेंड और ऊपर से देख लेंगे। हाँ ये मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व या इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर देख रहे हैं हम लोग। देखो, when the supply of a good increases as a result of an increase in its price, we say that there is an increase in the quantity supplied and there is an upward movement on the supply curve. A rise in the market price causes an expansion of supply. There is an upward movement on the supply curve and producer offer more for sale. When market price falls, there is a contraction of supply as producers have less incentive to offer products for sale in the market. बराबर, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर को लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, क्यों? क्योंकि उन्हें धंधा डाला इसके लिए कि प्रॉफिट कम हो। तो प्राइस बढ़ गई मतलब प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ज़्यादा बेचेगा कोई भी। गेटिंग में? एंड नेक्स्ट देखो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। While a change in quantity supplied is a movement along a given supply curve, a change in supply is a shift of the supply curve. When the supply curve bodily shifts towards the right as a result of a change in one of the factors that influence the quantity supplied other than the commodity's own price. कमोडिटी की खुद की प्राइस छोड़ के बाकी कोई भी फैक्टर उसको अफेक्ट करता है और सप्लाई कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ द गुड छोड़ के कोई अदर डिटरमिनेंट की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है एंड ड्यू टू दैट चेंज सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, देन वी कैन से देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। राइट की तरफ क्या मतलब इंक्रीज हो गया, सीधा है ना, मेरा सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस पे है, जितना राइट पे जाऊंगा उतना सप्लाई बढ़ रहा है। वो तो बहुत आसान है कि राइट में गया मतलब सप्लाई बढ़ेगा, लेफ्ट में गया मतलब सप्लाई कम हो जाएगा। दैट इज ओके। चलो, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट, हाँ, when the supply curve shifts to the right, more is offered for sale at each price. इन ये नीचे उन्होंने दिया है जैसा, ये मैं नीचे डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो प्राइस पी है, करेक्ट। प्राइस पी पे क्या हो गया, दो उन्होंने सप्लाई कर्व बनाया, एस और एस वन। तो क्या हो रहा है, सेम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर रहे हो। नीचे देखो क्वांटिटी भी दिया है उन्होंने, क्यू और क्यू वन। तो क्यू वन ये बड़ी है क्यू से, है ना, राइट। चलो, तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ना कुछ कि बहुत जल्दी हो गया है या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो फॉर डिमांड एज वेल। चेंज इन डिमांड मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड वर्सेस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसमें हमने बहुत डिटेल में लिया था और वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमने ये जल्दी ले लिया। बट अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, चलो अभी हमने देख लिया। अभी इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो नोट्स पे आते हैं अपने। चलो कंटेंट पे आओ। सो आज हमने 3.4 एंड 3.5 दोनों भी कंप्लीट कर दिया एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। कल से फिर थोड़ा सा अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होगा। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ मैं बोल रहा था, तुम सुन रहे थे, लिख रहे थे हम लोग सब, राइट। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी कल से जो है वो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स भी चालू हो जाएगा। जैसे हमने डिमांड के अंदर भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, बट हाँ डरने की कोई बात नहीं है। जैसे इलास्टिसिटी के अंदर बहुत सारे मेथड्स थे, वैसे यहाँ पे, सॉरी, जैसे डिमांड के अंदर बहुत सारे मेथड्स थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर बहुत सारे मेथड्स नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक सिंपल तरीका आपने अगर सीख लिया तो आपका काम हो गया। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज भी नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है यहाँ पे, ये वो छोटा सा पार्ट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।